फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की एक कविता जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान, जिसे लिखा है कवि नागार्जुन जी ने। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। एक छायावादी कवि रहे और इन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचनाएं की, जिनमें से सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आदि प्रमुख है। तो हम देखेंगे यह दंतुरित मुस्कान कविता। यह दंतुरित मुस्कान कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में लिखा गया है, जिस बच्चे, काफी छोटा बच्चा देखे आप लोगों ने कि उसके एक दो दांत निकलते हैं ना, तो उस समय जो बच्चा देखने में जैसा लगता है, मुस्कान जैसी होती है, उस मुस्कान का वर्णन किया गया है। दंतुरित शब्द का अर्थ ही होता है छोटे छोटे दांत। जैसे अंकुरित शब्द होता है तो क्या होता है, अंकुर फूटने जैसा। वैसे जब उसके छोटे छोटे दांत निकलते हैं बच्चे के, तो उस बाल्य अवस्था का वर्णन किया गया है नागार्जुन के द्वारा। देखते हैं कविता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी चांद, धूली धूसर तुम्हारे ये गांत, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झड़ने लग रहे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए। दंतुरित मतलब मैंने पहले ही कहा, बच्चे के नए छोटे छोटे निकले हुए दांत। गांत मतलब शरीर, ठीक है। और परश मतलब छूना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक बच्चे के बारे में कि बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, उसकी जो छोटे छोटे निकले हुए दांत के बाद जब वो मुस्कुराता है, तो उस बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर मृतक के अंदर भी जान आ जाती है। इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ है कि अगर कोई भावहीन मनुष्य, कठोर प्रवृत्ति का मनुष्य भी अगर बच्चे के मधुर मुस्कान को देखता है, तो वो भावनाओं से पूर्ण हो जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, धूली धूसर मतलब बच्चे जब मिट्टी में खेलते हैं ना, तो उसके शरीर पे धूल लग जाते हैं, वहां पे ये कहा जाए धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब जल में उगने वाला जल, ठीक है। जैसे यहाँ कमल है, तो कह रहा है कि तुम्हारे ये जो शरीर है, कैसे धूली धूसर, ऐसा लगता है जैसे मानो कि तुम तालाब को छोड़कर मेरे झोपड़ी में खिल गए हो, ठीक है, मेरे घर में खिल गए हो। तुम ऐसे कमल हो जो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हो। परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पे और क्या आगे कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि मानो वो तालाब जिसमें तुम थे, वो क्या था, पहले पत्थर था, और तुम्हारे छूने से, स्पर्श करने से ही वो क्या हो गया, वो पिघल कर, वो पत्थर पिघल कर तालाब में परिवर्तित हो गया, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है कि वो बच्चे का मधुर मुस्कान को देखकर कठिन पाषाण मतलब कठोर व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, अपने हृदय से, सहृदय से पूर्ण हो जाएगा। छू गया तुमसे कि झड़ने लगा शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। बांस जानते, बांस के पेड़ में सिर्फ बांस होते, लकड़ियां होते हैं, बबूल के पेड़ में सिर्फ कांटे होते हैं। तो कहता है कि तुम्हें देखकर, तुम्हारे मधुर मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कि बांस या बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग रहे हो, ठीक है, उसके मधुर मुस्कान को देखकर। तो इस पंक्ति में हमने देखा कि किस तरह से बच्चे की मुस्कान का वर्णन कवि ने किया है। अब आगे देखते हैं कि आगे, तुम मुझसे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पल के झपकाए किसी को देखना, ठीक है, बिना पल के झपकाए या गिराए, ठीक है। तो क्या कहता है कवि यहाँ पे, कवि कहता है कि
तुम मुझे पाए नहीं पहचाने। अर्थात यहाँ का कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई बच्चा किसी को नहीं पहचानता है, पहली बार देखता है, तो उसको क्या बिना पल के झपकाए उसे देखते रहता है। तो यहाँ पे यही कवि कहना चाहते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, इसीलिए तुम मुझे बिना पल के झपकाए देख रहे हो। आगे वो प्रश्न पूछता है, थक गए हो? मतलब जो बिना पल के झपकाए जो उसे देखा जा रहा है, कवि को देखा जा रहा है, तो वो बच्चे से पूछते हैं कि क्या ये जो लगातार मुझे देख रहे हो, इससे तुम थक गए हो? तो कहो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, मैं कहीं और देखता हूँ, ताकि तुम मुझे लगातार ना देख सको और तुम्हारी पलकें ना दर्द हो, ना थक गई हो। ठीक है, ताकि बच्चे की सुविधा के लिए ऐसे कहा जा रहा है। आगे क्या कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे नहीं पहचान पाते हो? अगर पहली बार हम लोग परिचित नहीं हो पाते हैं तो इस बात को लेके कभी उसे दिल से नहीं लगाता, बल्कि कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं पहचान पाते हो। साथ ही क्या कहते हैं कभी, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती, क्या कि अगर तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाता, और जब तुम मुस्कुराते तो मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को भी नहीं जान पाता। ठीक है, आगे वो कहते हैं, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर परवासी मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं बच्चे को मुस्कान को देखते हुए कहते हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। मैं चिर प्रवासी, मतलब मैं प्रवासी किसे कहते हैं? जो बाहर रहते हैं ज्यादातर। तो मैं तो प्रवासी हूँ, ज्यादातर बाहर रहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए क्या हूँ? अतिथि हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो। इसलिए हे प्रिय, मेरा और तुम्हारा बीच कोई संपर्क नहीं हो पाया, इसी कारण तुम मुझे नहीं पहचान पाते हो। और उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क का अर्थ होता है पंचामृत। 5 तत्वों से मिलके जो पंचामृत तैयार होता है उसे कहते हैं, ठीक है, पंचामृत, मधुपर्क। बोल रहा है कि यहाँ पे 2 अर्थ हम देख सकते हैं। एक क्या है कि कहते हैं कि तुम्हारी जो माँ है, शायद तुम्हें, ये तो मैं तो प्रवासी हूँ, माँ तुम्हारी शायद इस तरह से तुम्हारा पालन पोषण की है कि पंचामृत की तरह तुम्हें पंचामृत के समान तुम्हारा पोषण करते हुए आई है। और दूसरा अर्थ है कि बच्चों का क्या होता है, बच्चे हमेशा देखिएगा कि अपने उंगलियां होता है जो अपनी उंगलियों को मुंह के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपनी उंगलियां जो माँ के मुख के अंदर डालते हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें उससे पंचामृत की प्राप्ति हो रही है। और उस पंचामृत को ग्रहण करते हुए तुम कनकी मतलब तिरछी नजरों से मेरी ओर देखते हो। और जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखें मिलती है और तुम जब मुस्कुरा देते हो तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्रिय लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।